हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने में एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और जिसका शीर्षक है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, माने भारत में विधान परिषद। अभी आपने आज के हिंदू पेपर में देखा होगा कि कर्नाटक में 10 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, करीब 25 सीटों के लिए। और कुल 25 सीटों का जो चुनाव होगा वो पंचायत समिति, जिला पंचायत, जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत, इनके सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में धारा 168 और धारा 169 में विधान परिषद के गठन के बारे में, कंपोजिशन के बारे में पूरा डिटेल में व्याख्या की गई है। तो 25 सीटों के चुनाव में यह देखा जाएगा कि बीजेपी को बहुमत मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान में यह पहली बार होगा कि बीजेपी को कर्नाटक के विधान परिषद में बहुमत हासिल होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि कर्नाटक में 75 सदस्य संख्या है और उसमें अभी वर्तमान में बीजेपी के 32 सदस्य हैं, 6 सदस्य रिटायर करने वाले हैं। तो इस तरह से 26 सदस्य और प्लस बहुमत के लिए कम से कम जो है वो 38 सीट होना चाहिए और उसके लिए बीजेपी को कम से कम 12 सीट और जीतने होंगे। तो ये उसके लिए एक चैलेंज है। और बहुमत मिलना इसलिए ज़रूरी है कि पिछले दिनों ये देखा गया कि बहुत सारे बिल, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल को विधान परिषद में रोका गया, उसको विथहेल्ड किया गया। तो सत्ता पार्टी को अर्थात बीजेपी को विधान परिषद में भी बहुमत होना जरूरी है। अभी कांग्रेस के पास में वहाँ पर 29 सीट्स हैं विधान परिषद में। तो इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक को चुना, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का हिस्सा है और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में इस पर सवाल आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि अभी तो मैंने ये बताया कि अभी 6 राज्य जो हैं वहाँ पर विधान परिषद कार्यरत है। अब ये 6 राज्य कौन कौन हैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। और लेटेस्ट एडिशन जो है वो तेलंगाना का है। जो 6 राज्य जो हैं वहाँ पर विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था, लेकिन अभी आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का दर्जा राज्य से हटा करके अब यूनियन टेरिटरी बनाया गया। उसको 2 भाग में विभाजित किया गया है। लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जम्मू कश्मीर को अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, लेकिन वहाँ पर विधानसभा को रखा गया है। लेकिन जो विधान परिषद था उसको एबोलिश कर दिया गया है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि 6 राज्यों में विधान परिषद अभी वर्तमान में कार्यरत है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि विधान परिषद का सदस्य कौन हो सकता है। सबसे पहले तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 30 साल का उम्र होना चाहिए। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विधानसभा के सदस्य के लिए, एमएलए के लिए हमें, या लोकसभा के सदस्य के लिए 25 साल की जरूरत होती है। लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद दोनों में सदस्य नियुक्त होने के लिए उस अभ्यर्थी को, कैंडिडेट को 30 साल होना जरूरी है। ये दूसरा आता है।
आपको ये भी याद रखना होगा, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य जो निर्वाचित होते हैं, उनके लिए 21 साल होना जरूरी है। तो ये जो उम्र का जो क्राइटेरिया है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद में उसे मेंटली साउंड होना जरूरी है, किसी प्रकार का बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और जिस राज्य के विधान परिषद में वो निर्वाचित होना चाहता है उस राज्य के वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। इसके बाद में जब आप विधान परिषद के सदस्य होते हैं तो आप विधान सभा या लोकसभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। आपको यह भी याद रखना होगा कि विधान परिषद के सदस्य का जो कार्यकाल होता है, टेन्यूर होता है, वो कितना होता है, 6 ईयर्स, जबकि लोकसभा का या विधानसभा का के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल। तो यहाँ भी डिफरेंस है। अब ये भी ध्यान देने की बात है कि जो इसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद में रिटायर हो जाते हैं, उसी तरह से जिस तरह से राज्यसभा में होता है। राज्यसभा में हमने बताया था कि किस तरह से प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर कर जाते हैं। इसके बाद में कंपोजिशन, इसकी बनावट क्या है, संरचना क्या है। तो दोस्तों, हमारे संविधान के अनुसार किसी भी विधान परिषद का कुल सदस्य संख्या उसके विधानसभा के 1/3 भाग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि विधानसभा का जो ताकत है, जो पावर है, वो जो कि सीधे जनता से चुने जाते हैं, उसका पावर डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये नियम बना के रखा है कि विधान परिषद का जो कंपोजिशन होगा उसकी सदस्य संख्या उसी राज्य के विधानसभा से 1/3 भाग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लेकिन कम से कम 40 सदस्य होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कि जैसे कि मिजोरम और दूसरा गोवा, यहाँ पर इसको आप एक्सेप्शन कह सकते हैं, जहाँ पर कि सदस्य संख्या 40 है। वहाँ पर विधान परिषद है नहीं, ठीक है। और इसके अलावा जो विधान परिषद में जिस तरह से लोकसभा का एक स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, उसी तरह से विधानसभा में भी एक स्पीकर होता है, और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाता है उनके सदस्यों के द्वारा, एमएलएज के द्वारा। उसी तरह से एमएलसीज अपने सदस्यों के बीच में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के नियुक्त करता है। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जब भी चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रस्तुत किया जाएगा, उनको हटाने, रिमूवल की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, तो ऐसी स्थिति में वो चेयरमैनशिप का काम नहीं कर सकते हैं, माने प्रिजाइडिंग का काम नहीं कर सकते हैं, उन्हें प्रिजाइडिंग का काम छोड़ना होगा। ये बात में, ये पॉइंट ध्यान में रखने की बात है। दोस्तों, विधान परिषद का कंपोजिशन एक बहुत ही रोचक तरीके से किया गया है। आप देखेंगे कि 5/6 भाग जिसको कि हम अभी बाइफरकेट करेंगे, वो सदस्य अपरोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड on the basis of proportional representation by single transferable vote। और 1/6 भाग वहां उस राज्य के गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा ऐसे सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो समाज सेवा में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, साइंस में, आर्ट्स में, लिटरेचर में उनका बहुमूल्य योगदान रहा हो। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे मनुष्यों को वहाँ
राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। दोस्तों 5/6 भाग में हम क्या देखते हैं कि 1/3 भाग राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से चुनाव किया जाता है। उसके बाद 1/3 भाग जो अभी हमने बताया कि पंचायत समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी और लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इनके सदस्यों के द्वारा अपरोक्ष रूप से चुनाव किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से। और उसके बाद 1/12 सदस्य है वो जो उस राज्य के जो ग्रेजुएट होते हैं, जो 3 साल पहले पास आउट हो चुके हैं, उनके द्वारा चुनाव किया जाता है। और 1/12 भाग उन शिक्षकों के द्वारा जो हाई स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के हैं, शिक्षक जो 3 साल से अधिक समय से पढ़ाते रहे हैं, वो उनके द्वारा 1/12 सदस्यों का चुनाव होता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि गवर्नर के द्वारा जो मनोनीत सदस्य का जो चुनाव होता है उसमें कोर्ट के द्वारा किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं की जा सकती है। देयर कैन नॉट बी इंटरफेरेंस बाय कोर्ट रिगार्डिंग द बोनाफाइड ऑफ द गवर्नर इन नॉमिनेशन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड पीपुल। तो ये गवर्नर को इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस मिला हुआ है। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि विभिन्न जो 6 राज्य हैं उसके विधान परिषद का कंपोजिशन क्या है। तो पहला आंध्र प्रदेश, अभी उसमें सदस्य संख्या 58 है, जिसमें कि 50 चुने जाते हैं अपरोक्ष रूप से और 8 नामांकित होते हैं गवर्नर के द्वारा। बिहार में कुल सदस्य संख्या 75 है, जिसमें कि 63 सदस्यों का चुनाव होता है, 12 सदस्य का नामांकन गवर्नर के द्वारा होता है। कर्नाटक में भी 75 सदस्य हैं कुल सदस्य संख्या, उसमें 64 का सदस्यों का निर्वाचन होता है, 11 सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा होता है। महाराष्ट्र में 78 सदस्य हैं विधान परिषद में, उसमें 66 निर्वाचित और 12 नामांकित। तेलंगाना में 40 सदस्य संख्या, 34 निर्वाचित, 6 नामांकित। उत्तर प्रदेश में कुल 100 सदस्य संख्या है विधान परिषद में, और जिसमें कि 90 निर्वाचित सदस्य और कुल 10 नामांकित राज्यपाल के द्वारा सदस्य। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन अब चूंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र प्रशासित क्षेत्र बन गया है, तो वहाँ पर हालांकि असेंबली को तो रखा गया है, लेकिन जो काउंसिल था लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको समाप्त कर दिया गया है। दूसरा जो लद्दाख जो केंद्र प्रशासित क्षेत्र बना जम्मू कश्मीर राज्य को पृथक करके, तो वहाँ पर किसी प्रकार के असेंबली की व्यवस्था नहीं की गई है। दोस्तों एक बात ध्यान में रखने वाली बात है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वो राज्यसभा की तरह परमानेंट बॉडी होता है, उसका डिसोल्यूशन नहीं किया जा सकता है, उसे भंग नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आप देखते हैं कि हर 5 साल के बाद में असेंबली का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है, या उसके पहले भी असेंबली या लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगर सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन पर हार जाए तो उसे चुनाव आहूत करना होता है, लोकसभा को भंग करना होता है। लेकिन ऐसी स्थिति न तो राज्यसभा के साथ में है न विधान परिषद के साथ में है। हम क्या देखते हैं कि ये एक परमानेंट बॉडी है, जिसमें कि प्रत्येक 2 साल के बाद में उसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है सदस्यों का, जिस तरह से राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य दोनों का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। दोस्तों अब इम्पॉर्टेंट जो हमारा जो अगला जो कंपोनेंट है वो है क्रिएशन, एबोलिशन, रोल्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल।
आप जैसा कि जानते हैं कि धारा 169 जो भारत का संविधान है वो क्या कहता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म किया जा सकता है, पुनर्निर्माण किया जा सकता है और उसकी एक प्रक्रिया है। मान लीजिए स्टेट असेंबली ने 2/3 बहुमत प्लस स्पेशल मेजॉरिटी से अगर कोई रिजोल्यूशन पास करता है कि उसके राज्य में जो विधान परिषद मौजूद है उसको समाप्त किया जाए, और ऐसा रिजोल्यूशन अगर पार्लियामेंट के पास में पेश किया जाता है और पार्लियामेंट अगर उसको मंजूर कर लेता है सिंपल मेजॉरिटी से, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे देश में अनेक विधान परिषद को समाप्त किया जा चुका है। जैसे वेस्ट बंगाल के विधान परिषद को समाप्त किया गया है, तमिलनाडु के विधान परिषद को समाप्त किया गया है। उसी तरह से आंध्र प्रदेश के विधान परिषद को भी पहले समाप्त किया गया था 1985 में। उसके बाद पुनः 2005 में इसको रिवाइव किया गया। तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं और एबोलिश भी कर सकते हैं। ये असेंबली पर, उस राज्य के असेंबली पर निर्भर करता है। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखने वाली बात है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अधिकार बहुत ही सीमित हैं। हमें यह जानना होगा कि जिस तरह से केंद्र की सरकार माने एग्जीक्यूटिव राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और जिस प्रकार से जब तक लोकसभा में सरकार का बहुमत रहता है तब तक वो सरकार कायम रहती है, उसी तरह से राज्यों में भी यही व्यवस्था है। राज्य की सरकारें तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि वहाँ के असेंबली में उन्हें बहुमत प्राप्त है। अगर बहुमत प्राप्त नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में उनकी सरकार हार जाती है, तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। लेकिन कोई भी राज्य सरकार विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। हो सकता है कि जब कोई राज्य सरकार कार्यरत हो तो वहाँ के विधान परिषद में विरोधी दल का बहुमत हो, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, जैसे अभी आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में तो वाईएसआर कांग्रेस का बहुमत है, लेकिन विधान परिषद में क्या स्थिति है, तेलुगु देशम पार्टी का बहुमत है। तो ऐसी स्थिति आ सकती है। ऐसा ही स्थिति केंद्र के स्तर पर भी हो सकता है, जहां पर कि केंद्र में किसी एक सरकार का बहुमत हो लेकिन राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं हो, वो अल्पमत में हो। तो ये स्थिति बन सकती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सरकार के अस्थायित्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, ना कि विधान परिषद या राज्यसभा के प्रति। ये याद रखना होगा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अधिकार क्या हैं। तो पहला, कोई भी कानून जो या कोई भी बिल जो विधानसभा में पेश किया जाता है, मान लीजिए मनी बिल, तो मनी बिल को पेश करने के बाद में अगर वो पास हो जाता है विधानसभा में, तो विधान परिषद को मात्र 14 दिन ही रखने का अधिकार है। विधान परिषद हो सकता है कि उसको उस बिल में कुछ अमेंडमेंट करे, संशोधन करे और अपने सुझाव माने रिकमेंडेशन विधान सभा को भेजे, या 14 दिन से अधिक समय के लिए विथहेल्ड कर ले। तो अगर 14 दिन से अधिक समय के लिए वो विथहेल्ड कर लेता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो बिल पास समझा जाएगा। उसी तरह से विधानसभा को यह अख्तियार है कि जो भी रिकमेंडेशंस विधान परिषद के द्वारा भेजे गए हैं उसे स्वीकार करे या ना करे। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जिस तरह से राज्यसभा को मनी बिल के मामले में बहुत ही सीमित अधिकार है, मतलब 14 दिन रखने का अधिकार राज्यसभा को भी है हमारे देश में, और 14 दिन रखने का अधिकार विधान परिषद को भी है। और वहाँ मनी बिल के मामले में जो हमारे दोनों अपर हाउस हैं, केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर, उनका अधिकार बहुत ही लिमिट है।
बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही सीमित है। अगर मान लीजिए कि अदर देन मनी बिल के मामले में क्या स्थिति है, तो हम क्या देखते हैं कि अगर जो ऑर्डिनरी बिल है उसमें उस बिल को अगर विधान परिषद के द्वारा पास किया जाता है तो विधान परिषद को उस पर 3 महीने तक विचार विमर्श करने का अधिकार है। लेकिन अगर उसके बाद भी वो वापस नहीं करता है या संशोधन करता है तो विधान पर सभा को यह अधिकार है कि पुनः उस बिल को पास करे और विधान परिषद को भेजे। अब दूसरी स्थिति में विधान परिषद को मात्र 1 महीना तक उसको डिले करने का अधिकार है। तो दोस्तों यहां हम क्या देखते हैं कि राज्यसभा से भी बहुत कम अधिकार है, क्योंकि हमें मालूम है कि अदर देन मनी बिल के मामले में राज्यसभा को लोकसभा से बराबर का अधिकार प्राप्त है। जैसे कि लोकसभा में अगर कोई बिल पास हो गया है तो राज्यसभा में भी बिल पास होना जरूरी है। अगर वो बिल पास नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र में क्या है स्थिति कि अगर मान लीजिए राज्यसभा ने उस बिल को विथहेल्ड कर लिया, पास नहीं किया या 6 महीने तक उसको विथहेल्ड करके रखा हुआ है या उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसी स्थिति में धारा 108 के मुताबिक ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का विधान है, और जिसमें जब ज्वाइंट सिटिंग होगा तो ऐसी स्थिति में उसका जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। और ऐसी स्थिति में चूंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से डबल है और डबल से भी ज़्यादा है, तो लोकसभा के जो ओपिनियन हैं, जो विचार हैं, वही प्रिवेल होने की संभावना है। लेकिन ऐसी स्थिति हम विधान परिषद के मामले में नहीं देखते हैं, जहां पर कि ज्वाइंट सिटिंग का कोई विधान नहीं है, जहां पर कि विधान परिषद को पूरी तरह से असेंबलीज के विधानसभा के नीचे रखा गया है। आपको मालूम होगा कि राज्यसभा को कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो कि लोकसभा को नहीं है। जैसे कि अगर किसी स्टेट लिस्ट के विषय पर अगर कोई कानून बनाना है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा से 2/3 बहुमत से उस बिल को पास करना होगा, और संबंधित स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय वस्तु पर कानून राज्यसभा बना सकती है, उसके बाद लोकसभा से पास करना होगा। उसी तरह से अगर कोई ऑल इंडिया सर्विसेज का निर्माण करना है तो उसके लिए राज्यसभा से उसको 2/3 बहुमत से पास होना है उस रिजोल्यूशन को। जैसे कि मान लीजिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को क्रिएट करना है, सर्विसेज है जैसे कि IAS IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसी तरह से भारत सरकार अभी विचार कर रही है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी क्रिएट किया जाए। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार को राज्यसभा से कानून को, बिल को पास कराना होगा, वो भी 2/3 बहुमत से, तभी आप एक नए ऑल इंडिया सर्विस का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन और इसी तरह से जो भी संवैधानिक संशोधन है उसका लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी पृथक पृथक पास करना जरूरी है, वहां पर ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। लेकिन दोस्तों हम राज्य के स्तर पर क्या देखते हैं, विधान परिषद को यह सब कोई अधिकार नहीं है। विधान परिषद अधिक से अधिक किसी भी सामान्य बिल को भी 4 महीने तक पेंडिंग रख सकती है, उसके बाद उसे पास करना होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर यूटिलिटी क्या है, इसकी उपादेयता क्या है, विधान परिषद क्यों रखा गया? कुछ समालोचकों का यह कहना है कि विधान परिषद को रखना मतलब स्टेट एक्सचेकर पर, खजाना पर वित्तीय भार वहन करना है, जिसकी कोई ज्यादा उपयोगिता नहीं है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो हारे हुए जो नेता हैं उनका चैम्बर बन गया है विधान परिषद। उसके बाद में तीसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं कि जब आप विधान परिषद और विधानसभा के आमने सामने अगर तुलना करेंगे तो हम क्या पाते हैं कि विधान परिषद को विधानसभा के नीचे रख दिया गया है, मतलब सबऑर्डिनेट कर दिया गया। जैसे मैं अभी मैंने बताया कि अगर विधानसभा
चाहे तो वो 2/3 बहुमत से स्पेशल मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन प्रस्ताव पास करके विधान परिषद को खत्म कर सकती है अपने राज्य में, या पुनर्रचना कर सकती है स्पेशल मेजॉरिटी के माध्यम से विद द कंकरेंस ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन ऐसी स्थिति केंद्र स्तर पर नहीं है, जहां पर कि लोकसभा और राज्यसभा को समान स्तर पर रखा गया है। हालांकि मनी बिल के मामले में लोकसभा का बहुत ज़्यादा अधिकार है, लेकिन अन्य मामलों में राज्यसभा लोकसभा से किसी भी स्तर पर काम नहीं है। ऐसी स्थिति हमें राज्य स्तर पर देखने को नहीं मिलता, और यही कारण है कि बहुत सारे राज्यों ने अपने यहाँ से विधान परिषद को समाप्त कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों 2-3 बातें हैं जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। होता यह है कि बहुत सारे जो नेता होते हैं वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं रहते हैं, तो ऐसे लोगों को विधान परिषद में लाया जा सकता है, नंबर 1। नंबर दूसरा, कभी कभी चुनाव में लहर चलती है और इस लहर में बड़े बड़े राजनेता भी धराशायी हो जाते हैं और चुनाव जीत नहीं पाते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा 1977 में चुनाव हुआ, उसमें भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी खुद रायबरेली क्षेत्र से हार गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी 1984 के चुनाव में खुद ग्वालियर से हार गए थे। तो जब लहर चलती है तो उसमें बड़े बड़े राजनेता धराशायी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें राज्यसभा में केंद्र स्तर पर या राज्य में विधान परिषद पर लाने का एक जरिया है, और विधान परिषद या राज्यसभा के माध्यम से जो अपने क्षेत्र में जो दक्ष हैं, जैसे समाज सेवा में या कला में या साइंस में या कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्षेत्र में जिन्होंने ज़बरदस्त काम किया है, तो ऐसे या बहुत बड़े साहित्यकार हैं, तो उनको केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जा करके उनको समुचित स्थान दिया जाता है। और इससे प्रभाव क्या होता है, अगर कोई कानून विधानसभा के द्वारा हड़बड़ी में पास कर दिया जाता है तो वहां पर विधान परिषद में उसको उस कानून को परखने का, उनको संशोधन करने का, उनको सुझाव देने का, और जो अच्छे जो समाज सेवी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान लोग हैं, जो वहाँ पर मनोनीत होकर के आए हैं या निर्वाचित होकर के आए हैं, तो उनके सुझाव बहुत ही बहुमूल्य होते हैं। और इस तरह से वो एक विधान परिषद एक कुशन का काम करता है, ताकि हड़बड़ी में कोई भी कानून पास नहीं हो जाए जो कि देश के लिए या राज्य के लिए घातक हो। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि विधान परिषद की भी उपादेयता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप अपने बहुमूल्य सुझाव से हमें अवगत कराएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।